जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2025 एग्जाम के लिए साथियों जीके जीएस के कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस देखेंगे जिन क्वेश्चंस को आपको अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यहां से साथियों 100% आपके सवाल पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में साथियों कुछ एक अलग चीजें आप लोग देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस यहां पर है और उससे संबंधित जो कुछ जानकारी बनती है, जो कुछ सवाल बनते हैं साथियों, उन सभी चीजों को हम लोग यहां पर कवर अप करेंगे। तो आप साथियों तैयार हो जाइए। अगर आपने निश्चित तौर पर दृढ़ संकल्प ले लिया है इस बार सिलेक्शन का 39,000 सीट में से एक सीट आप अपनी पक्की करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा टारगेट सिलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो कुछ आपको पढ़ाया जाए साथियों उसको मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि कंटेंट आपका साथियों यहीं से आपका फंसेगा और कहीं बाहर से आपके सवाल नहीं पूछे जाएंगे। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम साथियों संतोष यादव है और संतोष यादव ही अगर बात करें माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला बनी। उसके बाद अगर बात करें साथियों और कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट आपको बताना है। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपसे पूछे तो 8848.86 मीटर आपको बता देना है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि एवरेस्ट फतेह करने वाली यानी कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले प्रथम पर्वतरोही का नाम क्या था? तो तेंजिंग नार्गे इनका नाम था, ये नेपाल से थे। और एक दूसरे थे एडमंड हिलेरी, ये कहां से थे साथियों? न्यूजीलैंड से थे। ये मैं साथियों अगर बात करूं तो सैकड़ों बार ये सवाल मैंने देखा है कि बहुत सारी शिफ्ट में पूछा गया है। अब यहां पर अगर बात करें, तीसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई ये जापान की थी और भारत की प्रथम महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी इनका नाम भचेंद्री पाल है। ये वाली चीज बहुत पूछी जाती है, भचेंद्री पाल वाली चीज। चलिए, अगर बात करें भचेंद्री पाल साथियों कब माउंट एवरेस्ट को इन्होंने फतेह किया था? तो 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, यह भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही साथियों सुमेलित नहीं है, मुझे बताइए। देखिए, अगर हम 29 दिसंबर की बात करते हैं तो 29 दिसंबर की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्या 29 दिसंबर को मनाया जाता है? मैं कहूंगा नहीं साथियों, 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे? सवाल आपका यहां से एक बन चुका है कि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। क्या 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? मैं कहूंगा हां, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्या किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है? मैं कहूंगा हां, किसान दिवस 23 दिसंबर को ही मनाया जाता है। क्या 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस मनाया जाता है? मैं कहूंगा यह भी बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस साथियों 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है ये भी साथियों मैंने आपको बता दिया। अब अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि रेणुका झील ये कहां पर स्थित है? ये आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, ये साथियों को अच्छा, अगर इसकी बात करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यहां पर अगर बात करिए 4 ऑप्शन आपको साथियों नजर आ रहे हैं। तो रेणुका झील की जब हम बात करते हैं तो ये तो हिमाचल प्रदेश में, कहां पर है साथियों? हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन परीक्षा में आपसे साथियों पूछा जा सकता है कि भोजताल झील कहां पर है? तो भोजताल झील और तवा वोहर झील कहां पर है? तो साथियों मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर आपसे पूछे साथियों सोंगमो झील कहां पर है, क्या अगर आपसे पूछ ले सोंगमो झील कहां पर है तो सिक्किम में है, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे लोनार झील कहां पर है तो आपको महाराष्ट्र बताना है। या आपके अगर पूछा जाए साथियों पोवई झील कहां पर है तो आपको क्या बताना है? तो आपको महाराष्ट्र बताना है। चलिए साथियों, इन सभी चीजों को आप तैयार करिए। मैं कहूंगा कि सवाल आपसे जो बनेंगे ना वो यहीं से बनेंगे, सवाल ऐसे ही बनेंगे। या क्वेश्चन डायरेक्ट जो मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चन साथियों पूछ लिया जाए, या तो क्वेश्चन से संबंधित जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वहां से सवाल साथियों बन सकता है। चलिए, तो नींद का अध्ययन साथियों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो हिप्नोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? नींद के अध्ययन को हिप्नोलॉजी कहा जाता है। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं हिप्नोलॉजी तो हो गई ये नींद के अध्ययन को, लेकिन यहां पर आप लोग एक चीज याद रखेंगे कि रंगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रंगों के अध्ययन को क्रोमेटोलॉजी कहा जाता है।
है। क्या क्रोमोटोलॉजी के अंतर्गत साथियों रंगों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें साथियों जो अस्थियों के जोड़ होते हैं ना, तो अस्थियों के जोड़ों का अध्ययन, इसको क्या कहा जाता है, इसको आर्थोलॉजी कहा जाता है। क्या इसको आर्थोलॉजी कहा जाता है, जोड़ों के अध्ययन को, ठीक है भाई। उसके अलावा अगर बात करें साथियों शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एपिग्राफी कहा जाता है शिलालेखों के अध्ययन को। ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं, तीनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। साथियों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो साथियों चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन साथियों बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 स्थायी देश सदस्य है ना, उन 5 देशों के नाम आपको याद होना चाहिए। तो अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं साथियों ऑप्शन नंबर ए या बी की बात करें, चीन, जर्मनी, यूएसए, ब्रिटेन, नहीं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए, ये आपका हो जाएगा। यानी कि जो 5 देश हैं, इन 5 देशों के नाम ध्यान रखेंगे। सवाल बहुत पूछा जाता है और मेरा मानना है कि अगर ये सवाल आता है तो लाखों लाख बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप कर देंगे और आप उन सभी लोगों को पछाड़ सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और यूएसए है। ये आपको साथियों याद रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एसएससी जीडी आपका जो एग्जाम है 2025 में, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए 3 प्रकार की पीडीएफ साथियों तैयार की गई है। पहली पीडीएफ आपको दी जाएगी एसएससी जीडी के जो अभी तक पेपर हो चुके हैं, जितनी शिफ्ट हो चुकी हैं उन शिफ्ट का सॉल्यूशन दिया जाएगा, क्योंकि वहां से एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है। ये समझ लीजिए रीजनिंग मैथ के डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएगा। उसके अलावा साथियों आपको 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर दिए जाएंगे। एक मॉडल पेपर साथियों 80 क्वेश्चन का होगा। इसमें जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ सब कुछ होगा। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के साथियों क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो होंगे। तो मैं कहूंगा साथियों अगर इस पीडीएफ को आप तैयार कर लेंगे, जो भी आपके साथियों 6 से 7 सवाल करंट अफेयर के पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे और इन सभी कंटेंट को आप पढ़ लेंगे तो मैं कहूंगा 60 से 65% तक पेपर साथियों यहां से आपका सिर्फ इन 3 पीडीएफ से फंस सकता है। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में साथियों दी जा रही है। कैसे आप पीडीएफ ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर साथियों आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं। एसएससी जीडी पीडीएफ का लिंक है, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं या आप हमारा एप्लीकेशन जो है हमारी टारगेट सिलेक्शन नाम की, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से साथियों जाकर आप पीडीएफ का पेमेंट कटवाएंगे तो पीडीएफ को डाउनलोड करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। फिर आप उसको सेव कर लीजिएगा, किसी को भेज दीजिएगा तो आपके पास सेव हो जाएगी। या एप्लीकेशन में आप हर वक्त साथियों कभी भी आप अगर चाहते हो एप्लीकेशन में आप कर देख सकते हो, लेकिन डाउनलोड का ऑप्शन भी वहां पर होगा। चलिए खैर, तो अब यहां पर अगर बात करें कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी कि फुटबॉल में जीतने पर कौन सी ट्रॉफी दी जाती है साथियों, संतोष ट्रॉफी दी जाती है। ये आपको ध्यान रखने, जिनका आंसर यहां पर बी था मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट था। अब ये सबसे बड़ी चीज है, देखिए अब यहां से ये समझ लीजिए बहुत सारे सवाल आपसे बन सकते हैं, कुछ नहीं एक सवाल तो बन ही सकता है। बहुत सारे सवाल का मतलब यह है कि बहुत सारे सवाल यहां से बनेंगे, लेकिन एक आध सवाल आपसे पूछा जा सकता है। देखिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आशुतोष मुखर्जी कप की बात करें या मर्डेका कप की बात करें या रोवर्स कप की बात करें या संतोष कप की बात करें या सुब्रतो मुखर्जी कप की बात करें या डूरंड कप की बात करें, ये सभी के सभी साथियों फुटबॉल के खेल में दिए जाते हैं। पहला पॉइंट याद रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों लेडी रतन टाटा ट्रॉफी की या इंदिरा गांधी गोल्ड कप की या बेटन कप की या आगा खां कप की या रंगा स्वामी कप की या बेगम रसूल कप की, ये सारे के सारे कप साथियों हॉकी के खेल में दिए जाते हैं। दूसरी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर बात करते हैं लॉरी ओ ब्रायन कप, ये कहां पर दिया जाता है, ये बास्केटबॉल के खेल में दिया जाता है। उसके अलावा साथियों अमृत दीवान कप, सुदीरमन कप, रहीमतुल्लाह कप, थॉमस कप, कोनिका कप, नारंग कप, चड्डा कप, ये साथियों आपके बैडमिंटन के खेल में दिए जाते हैं। देखिए अगर आपको वाकई में साथियों लाखों को पछाड़ना है और अगर आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है कि इस युद्ध में आपको हर हालत में जीतना है, तो आपको अपने आप को तपाना होगा। तपाओगे कैसे, जब ये सारी चीजें आप तैयार करोगे। लेकिन अगर आप इसको देखकर डर जाओगे और वीडियो छोड़कर भाग जाओगे, मैं कहूंगा सिलेक्शन आपका कभी नहीं हो सकता फिर, क्योंकि इन चीजों को आप छोड़कर जा रहे हो जो चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी।
चलिए अब इस सवाल की अगर बात करते हैं, कह रहे कि MICR की फुल फॉर्म क्या होती है। MICR की मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या यहां पर तो गलत लिखा हुआ है, मैग्नेटिक ये इन लिखा हुआ है, लाइन कोड रीडर नहीं साथियों, मैग्नेटिक इन लाइन कैरेक्टर रीडर नहीं साथियों, मैं कहूंगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसकी साथियों फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं IFSC की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये थोड़ी सही नहीं लिखी है, क्या लिखी है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होती है IFSC की फुल फॉर्म। उसके अलावा IMPS की फुल फॉर्म साथियों क्या होती है, इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट, क्या इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस, ये आपकी IMPS की फुल फॉर्म होती है, ये आपको याद रखना है। अब अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो मैं कहूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही साथियों बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। उसके बाद यहां पर अगर बात करें सवाल आपसे, देखिए ये सवाल बन गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सवाल नहीं बना तो इस सवाल से कुछ संबंधित जानकारी आपसे पूछ ली जाएगी। सवाल बनाकर देखिए पूछा जा सकता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत की थी ये कब लागू की थी, या अगर ऐसे करके पूछा जाए RBI ने बैंकिंग लोकपाल कब लागू किया, तो 1 जनवरी 2006 से लागू किया। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि बैंकिंग लोकपाल RBI के द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति है जो बैंकिंग सेवाओं में कतिपय कमियों के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। यानी कि एक बैंकिंग लोकपाल RBI के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, और जो भी बैंकिंग सेवाओं में एक तरीके से जो कमियां आती है ना, ग्राहकों के द्वारा दी गई शिकायतें आती, इनका समाधान करता है साथियों बैंकिंग लोकपाल। उसके अलावा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि RBI है, यह भारत का केंद्रीय बैंक कहलाया जाता है। RBI का मुख्यालय कहां पर है, तो साथियों मुंबई में है। RBI की अगर बात करते हैं तो इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, इसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है, इसको सेंट्रल बैंक, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। एक सवाल और बनता है कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो साथियों 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है साथियों आपके स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहे कि कौन सा एक युग्म सुमेलित है, कौन सा एक युग्म सुमेलित है, ये आपको बताने। देखिए आपने सुना होगा साथियों ब्लू बुक का नाम, किसका नाम आपने सुना होगा, ब्लू बुक। ये ब्लू बुक आखिर क्या होती है, तो यूके के सरकार का आधिकारिक रिपोर्ट, बिल्कुल साथियों यूके में जो सरकार है इनकी जो आधिकारिक रिपोर्ट होती है उसको ब्लू बुक कहा जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। आपने ग्रीन बुक का नाम सुना होगा, तो क्या ग्रीन बुक इटली और ईरान सरकार के आधिकारिक प्रशासन को कहा जाता है, प्रकाशन को कहा जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रे बुक की अगर बात करें तो जापान और बेल्जियम सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, ग्रे बुक, मैं कहूंगा ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव का नाम क्या था, तो इनका नाम साथियों स्नेहलता श्रीवास्तव था, और यह सवाल आपसे पूछा जा चुका है। तो लोकसभा की पहली महिला महासचिव का नाम क्या था, साथियों स्नेहलता श्रीवास्तव था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें बहुत सारे सवाल बनते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री एक तरीके से कौन थी साथियों, तो सुषमा स्वराज थी। कौन थी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुषमा स्वराज थी। अगर बात करते अमृता प्रीतम, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, इनका नाम क्या था, अमृता प्रीतम था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें कि मीरा कुमार की अगर बात करें तो ये साथियों लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये भी सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है। उसके बाद अगर यहां पर हम लोग बात करें कि राज्यसभा की प्रथम महिला उपसभापति का नाम क्या था, तो वायलेट अल्वा इनका नाम था, और वायलेट अल्वा राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति थी। उसके अलावा प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री साथियों कौन रही, तो आप लोग ध्यान रखेंगे राजकुमारी अमृता कौर, ये पहली केंद्रीय मंत्री रही, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। और यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही साथियों, तो रोज मिलियन बैथी उनका नाम है, और ये यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रही, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कौन सा एक सुमेलित नहीं है साथियों, ये आपको यहां पर साथियों बताना है। चलिए तो देखिए फिनलैंड की अगर बात करते हैं तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो हेलसिंकी, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है।
बोलिविया की राजधानी क्या है? लापाज है। मैं कहूंगा बिल्कुल बोलिविया की राजधानी लापाज है, बिल्कुल सही है। इथियोपिया की अगर बात करें तो इथियोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए आदिस एबाबा है। क्या अगर बात करते हैं आदिस एबाबा की तो ये कहां की राजधानी है? ये साथियों इथियोपिया की राजधानी है। उसके अलावा यूक्रेन की राजधानी क्या कीव है? मैं कहूंगा बिल्कुल यूक्रेन की राजधानी कीव है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित नहीं है। सी वाला सुमेलित नहीं है, तो यही आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहां पर कुछ जानकारी बनती है जहां से सवाल डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, उनको भी देख लीजिए। कहने के जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है साथियों, बिल्कुल जाम्बिया की राजधानी क्या है? लुसाका है। उसके अलावा इथियोपिया की राजधानी, ठीक है, इथियोपिया की मुद्रा की बात की गई है तो इथियोपियाई बिर है। क्या? इथियोपियाई बिर, ये इथियोपिया की मुद्रा है। अगर फिनलैंड की यहां पर बात करें, क्योंकि यहां पर फिनलैंड का जिक्र था, फिनलैंड का जिक्र था, तो एक सवाल पूछा जाता है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को ही झीलों का देश कहा जाता है। उसके अलावा सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। क्या? हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है? सोमालिया को, इथियोपिया को और जिबूती को। उसके अलावा अगर आपसे पूछे पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। ये सवाल साथियों ट्रेंडिंग वाले सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और एक ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से इस टाइप के साथियों क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहे कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? चलिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर हम साथियों यहां पर बात करते हैं तो ये मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं, कहने के साथियों लाल बहादुर शास्त्री को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1966 में इनको सम्मानित किया गया था। उसके अलावा अगर बात करते हैं नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को 2019 में साथियों भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। इनको भी मरणोपरांत और इनको भी मरणोपरांत। उसके अलावा अगर बात करते हैं भारत रत्न की, तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये आपको मालूम होगा। और भारत रत्न पहली बार प्रदान कब किया गया था? तो 1954 में ये पहली बार प्रदान किया गया था, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है, कहने के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। तो ये तो साथियों सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, जिनका आंसर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1969 में की गई। दादा साहेब फाल्के ये भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो दादा साहेब फाल्के थे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा आपसे जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म साथियों सुमेलित नहीं है? तो खिलाड़ी हैं और खिलाड़ियों के उपनाम है, तो कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए, तो मेजर ध्यानचंद को क्या हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मैं कहूंगा बिल्कुल हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्या फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जाने जाते हैं? बिल्कुल साथियों। इयान थोरपे को तारपीडो कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, इयान थोरपे को तारपीडो कहा जाता है। क्या हरभजन सिंह को द वॉल कहा जाता है? तो मैं कहूंगा साथियों नहीं, द वॉल इनको नहीं कहा जाता है, इनको द टर्मिनेटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? इनको अगर बात करें टर्मिनेटर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि हरभजन सिंह को द टर्मिनेटर कहा जाता है। तो कुल मिला के अगर बात करें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहां पर भी साथियों बता दिया गया है कि हरभजन सिंह का उपनाम द टर्मिनेटर है। और एक तरीके से अगर बात करें द वॉल, यहां पर अगर बात करें द वॉल, श्रीमान भरोसेमंद एवं जैसी मिस्टर डिपेंडेबल, ये राहुल द्रविड़ के उपनाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। श्रीमान भरोसेमंद कह लो राहुल द्रविड़ को, द वॉल राहुल द्रविड़ को, जैमी मिस्टर राहुल द्रविड़ को, और यहां पर साथियों आया था द वॉल। तो द वॉल की अगर बात करें तो राहुल द्रविड़ को कहा जाता है, हरभजन सिंह को नहीं कहा जाता है। उसके अलावा यहां पर अगर साथियों बात करें, मिल्खा सिंह भारत के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी थे। चलिए, उसके अलावा यहां पर अगर बात करें इयान थोरपे की बात करें तो ये कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं एक। और भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले का उपनाम जंबो है। क्या अगर जंबो पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो अनिल कुंबले जी को जंबो कहा जाता है, आपको याद रखना है।
उसके बाद देखिए अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि पायली एक्सप्रेस के नाम से साथियों किसे जाना जाता है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, पीटी उषा को क्या कहा जाता है साथियों, पायली एक्सप्रेस कहा जाता है पीटी उषा को। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो यहां पर अगर बात करें पायली एक्सप्रेस को क्या कहा जाता है साथियों, पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो पीटी उषा को। और पीटी उषा ये कौन है, ये भारत की एक एथलीट है। और अगर आपसे पूछा जाए साथियों हिमा दास के बारे में, तो हिमा दास को क्या कहा जाता है, डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है। ये किस राज्य की है, तो ये साथियों असम की है। ये भी जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है कि शोम्पेन जनजाति कहां पर पाई जाती है। निकोबार द्वीप समूह में साथियों शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। आंसर आपका बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि साथियों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना साथियों कब की गई, तो कब की गई, 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। अगला सवाल, अब यहां पर अगर बात करें, देखिए ये तो आपको मालूम पड़ गया कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई, लेकिन इसके संस्थापक कौन थे, तो नाम आपको ध्यान रखना है, सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे। ठीक है। उसके अलावा अगर बात करते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, तो प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करना ही एशियाटिक सोसाइटी का उद्देश्य था। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। सर विलियम जोन्स कौन थे, एक अंग्रेज विधि शास्त्री थे। ठीक है ना। चलिए, मतलब जब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, यह आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। उसके अलावा अगर चार्ल्स विलिंगसन की बात करें, तो इन्होंने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यह भी आपसे पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है आपसे कि 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था। तो साथियों दक्षिण कोरिया ने सबसे पहले 5G इंटरनेट को शुरू किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर अगर बात करें कि सुमेलित आपको करना है। देखिए विश्व पर्यटन दिवस की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है साथियों, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, मैं कहूंगा बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही, 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस की अगर बात करते हैं तो ये साथियों 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल। हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाले में लिखा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका नाम है साथियों फिराक गोरखपुरी, और फिराक गोरखपुरी ही गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। अगला देखिए, कह रहे हैं कि साथियों शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। तो गुजरात में साथियों सबसे पहले शराबबंदी की गई, यानी कि शराबबंदी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो गुजरात था। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव कब दिया गया। ठीक है ना, कब दिया गया साथियों और कहां पर दिया गया, ये तो आपको पता है, नई दिल्ली में हुए थे पहले एशियाई खेल। उसके अलावा बात करें साथियों 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में इनका आयोजन किया गया था, एशियाई खेलों का 1947 में। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्रथम एशियाई खेलों का उद्घाटन किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। प्रथम एशियाई खेल कहां पर हुए थे, तो साथियों मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में ही प्रथम एशियाई खेल हुए थे 1951 में। 1951 एशियाई खेलों का प्रतीक क्या था साथियों, चमकता हुआ सूर्य था। यह भी आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करें, देखिए जो सुझाव दिया गया था, ये सवाल है सुझाव वाला, ये नहीं पूछा जा रहा है प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे। ये पूछा जाए तो 1951 आपको बताना है, नई दिल्ली में हुए थे। ये पूछा जा रहा है एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव पहले सबसे पहले मतलब कब दिया गया था, तो 1947 में दिया गया था। ये यहां पर ये लिखा हुआ है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है आपसे कि लोसूंग त्योहार साथियों कहां पर मनाया जाता है, तो ये तो सिक्किम का है। कहां पर है, कहा है साथियों लोसूंग त्योहार, ये आपका सिक्किम में किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का विकास साथियों किसने किया था, तो इनका नाम है नेकचंद, और नेकचंद साहब ने ही चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किया था। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि दिल्ली शहर के वास्तुकार का नाम क्या है, यह भी आपसे सवाल पूछा जाता है। तो एडविन लुटियंस इनका नाम है,
और एडविन लुटियंस की अगर बात करते हैं साथियों, ये दिल्ली के शहर के वास्तुकार थे। और चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार के बारे में पूछा जाए तो ली कार्बजियर आपको बता देना। क्या ली कार्बजियर की अगर बात करें तो ये चंडीगढ़ शहर के वास्तुकार, और एडविन लुटियंस की बात करें तो ये साथियों दिल्ली शहर के वास्तुकार। तो दोनों बातें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव साथियों मनाता है। तो संगाई महोत्सव की अगर बात करें, ये तो मणिपुर मनाता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो मणिपुर राज्य में साथियों नवंबर महीने में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, कह रहे कि साथियों अब यहां पर आप लोग कुछ चीजें याद रखेंगे। जैसे कि अगर बात करते हैं साथियों मेइतेई जनजाति की, तो मेइतेई जनजाति के द्वारा चेरिया ओवा त्योहार मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। अच्छा, बिहू त्योहार और जो अंबुबाची मेला है ये कहां पर आयोजित किया जाता है? ये असम में आयोजित किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा तमिलनाडु में जनवरी महीने में पोंगल उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। गुजरात में शामलाजी मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को साथियों याद रखना है। अब उसके बाद देखिए कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था, बताइए। तो किसने किसने खेला था? इंग्लैंड टीम ने और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, इन दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। ये आपको ध्यान रखना है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नाम। उसके बाद यहां पर अगर बात करें कि मार्च 1877 में इंग्लैंड टीम और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया था। कब खेला गया था? आप लोग ध्यान रखेंगे 1877 में, और यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ठीक है। उसके बाद कहने के भारत ने 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच खेला था, बिल्कुल खेला था। किसकी कप्तानी में खेला था? तो सीके नायडू की कप्तानी में खेला था। उसके बाद देखिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज एशेज सीरीज कहलाई जाती है। सवाल आपसे कभी को पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैचों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो एशेज सीरीज के नाम से साथियों इनको जाना जाता है। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों इस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको यहां पर बताना है। सवाल बहुत शानदार है और एग्जाम में साथियों आपसे पूछा जाता है। सतीश वर्मा का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हकीकत इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सतीश वर्मा जी ही हैं। अगला सवाल देखिए, अब यहां पर अगर बात करें द ग्रेट ट्रेजेडी, इस पुस्तक के लेखक कौन है अगर आपसे पूछा जाए? तो साथियों जेड.ए. भुट्टो इस पुस्तक के लेखक है। किस पुस्तक के? द ग्रेट ट्रेजेडी। उसके अलावा अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं, उसके अलावा मदर पुस्तक की अगर बात करें तो मदर पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? मैक्सिम गोर्की इनका नाम है। क्या इनका नाम है साथियों? मैक्सिम गोर्की इनका नाम है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था मदर। उसके अलावा ऑन कॉन्ट्रडिक्शन पुस्तक के लेखक की अगर बात करें तो माओ त्से तुंग इनका नाम है, और ये ऑन कॉन्ट्रडिक्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो इन तीन पुस्तक के भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, और इस पुस्तक का नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसके जो राइटर हैं, इनके जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि सुमेलित कीजिए इनमें से। तो सुमेलित की अगर साथियों बात करें, देखिए 26 जनवरी को क्या भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है, तटरक्षक दिवस, या विश्व कैंसर दिवस? तो मैं कहूंगा 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। पहले का ए का मतलब 1। 30 जनवरी को क्या शहीद दिवस मनाया जाता है, तटरक्षक दिवस? मैं कहूंगा भाई शहीद दिवस ही मनाया जाता है 30 जनवरी को, और 1 जनवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यानी कि साथियों ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऐसा कहां पर लिखा हुआ? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, अब यहां पर अगर बात करें, देखिए 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता भी चुका हूं। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, मैं आपको बता चुका हूं। 30 जनवरी की अगर बात करें तो साथियों शहीद दिवस तो मनाया जाता है, कुष्ठ निवारण दिवस भी मनाया जाता है। और 26 जनवरी को साथियों भारतीय गणतंत्र दिवस तो मनाया जाता है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस भी मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद देख लीजिए अगले नंबर का सवाल है, कह रहे के साथियों चित्तान वसल गुफा चित्रकलाएं तमिलनाडु में स्थित हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, या
केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, या तमिलनाडु में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है। देखिए जो चित्तानवसल गुफा चित्रकलाएं है ना, इनका संबंध जैन धर्म से है, तो या तो ये होगा या साथियों ये होगा, और ये केरल में नहीं है, ये साथियों तमिलनाडु में है। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि चित्तानवसल गुफाएं चित्रकलाएं ये तमिलनाडु में है, और इनका संबंध साथियों किससे है, इनका संबंध एक तरीके से जैन धर्म से है। उसके बाद यहां पर अगर बात करें साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में महाबलीपुरम के पास वराह गुफा स्थित है। अगर पूछा जाए वराह गुफा कहां पर स्थित है तो तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहां पर है तो महाराष्ट्र में स्थित है, और उदयगिरी गुफा ये कहां पर स्थित है, ये साथियों ओडिशा में स्थित है, ये भी आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के सवाल की, कहने के भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है, तो किसकी बात चल रही है साथियों, लक्षद्वीप की बात चल रही है। ये इस सवाल का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब यहां पर अगर बात करें अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहा जाता है। पूछा जाएगा मरकत द्वीप किसे कहा जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को कहा जाता है। विश्व के मानचित्र पर श्रीलंका की आकृति नारियल की तरह दिखाई देती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर ये कहां पर पाए जाते हैं, तो लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहां पर पाए जाते हैं, शांत घाटी में पाए जाते हैं। कहां पर साथियों लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर पाए जाते हैं, शांत घाटी में। उसके बाद यहां पर अगर बात करें कि जो शांत घाटी है साथियों, शांत घाटी को साइलेंट वैली भी कहा जाता है, और ये शांत घाटी अर्थात साइलेंट वैली कहां पर स्थित है, तो ये केरल में है। ठीक है, भारत में सिलिकॉन वैली कर्नाटक में तथा विश्व में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है ना। अगर बात करें भारत में जो सिलिकॉन वैली है, भारत के सिलिकॉन वैली की अगर बात करें तो कर्नाटक में, और विश्व की बात करें तो विश्व में अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कि अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप, बर्फीला महाद्वीप एवं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है ना। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है, बर्फीला महाद्वीप एवं विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। गरीबों की कथकली साथियों किस नृत्य को कहा जाता है, तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम है साथियों, इस नृत्य का नाम है ओटन तुल्य। क्या ओटन तुल्य इस नृत्य का नाम है, उस नृत्य को क्या कहा जाता है, गरीबों की कथकली कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें कि मोहिनी अट्टम ये कहां पर किया जाता है, ये केरल में किया जाता है, यानी कि केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा केरल में अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए कई कोट्टिकली नृत्य किया जाता है, और ये कई कोट्टिकली नृत्य पुरुषों एवं स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। तो कुल मिला के साथियों अगर बात करें अगला देखिए, कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। उसके अलावा कालबेलिया हो गया, गणगौर नृत्य हो गया, घूमर नृत्य हो गया, ये कहां पर किया जाता है, तो ये राजस्थान में किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें करके जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, काउंट बिस्मार्क इनका नाम है, और काउंट बिस्मार्क ने ही साथियों जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल ने इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए करके, काउंट बिस्मार्क ने 1871 में एकीकृत जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी, और जर्मनी में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ प्रशा से हुआ था। ठीक है ना। अगला देखिए कह रहे कि साथियों कन्फ्यूशियस कौन था, तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो ये एक चीनी दार्शनिक था। कौन था, कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। अगला देखिए कहने के साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम क्या था, तो इनका नाम सर सी डी देशमुख था। क्या सर सी डी देशमुख ये कौन थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। उसके बाद यहां पर अगर बात करें सर सी डी देशमुख का कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से लेकर 30 जून 1949 तक रहा था। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे, ऑसबर्न ए स्मिथ थे। अब यहां पर भारतीय नहीं अगर आए तो ये आपको लिखना है। इनका कार्यकाल 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक रहा। उसके अलावा बेनेगल रामाराव ये इनका आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल 1949 से 57 तक रहा। और आरबीआई भारत का एक केंद्रीय बैंक है जिसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कहने के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के
अच्छा, पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? तो देविका रानी रोरिक को क्या प्रदान किया गया था? पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद यहां पर अगर बात करें साथियों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। पूछा जाए भारत में सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहेब फाल्के आपको बताना है। इस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक और 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है और यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि इंटरपोल का मुख्यालय कहां पर है, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह कहां पर है साथियों, ये लियोन में है। कहां पर है? लियोन में है। लियोन कहां पर है? तो लियोन की अगर बात करें, यह साथियों फ्रांस में है। यानी कि इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन में है, यह आपको याद रखना है। यहां पर अगर बात करें, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन यानी कि फ्रांस के लियोन में स्थित है। इंटरपोल का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है और यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है और इसका संस्थापक सदस्य है अपना भारत। ठीक है ना। अगला देखिए साथियों, राजस्थान के उस शासक का नाम पूछा जा रहा है जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो साथियों मैं कहूंगा महाराजा मानसिंह द्वितीय जो कि जयपुर से थे, मैं कहूंगा इन्होंने, ये राजस्थान के शासक थे, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद यहां पर अगर बात करते हैं, राजस्थान के शासक महाराजा मानसिंह द्वितीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहने के सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर बात करते हैं हॉर्नबिल महोत्सव की, तो ये तो नागालैंड में मनाया जाता है, बिल्कुल सही। वंगाला महोत्सव की, तो ये मेघालय में होता है साथियों, बिल्कुल ये महोत्सव होता है। चेरिया ओवा त्योहार ये कहां पर होता है, ये मणिपुर में होता है। खर्ची पूजा की अगर बात करें तो ये असम में नहीं होता है साथियों। क्या? खर्ची पूजा की अगर बात करें तो ये साथियों त्रिपुरा में होता है। कहां पर होता है? ये त्रिपुरा में होता है, या असम में नहीं होता है। तो मैं कहूंगा कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी वाला सुमेलित नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब यहां पर देख लीजिए, कहने के जो खर्ची पूजा है ना, ये त्रिपुरा में पृथ्वी के सम्मान में मनाए जाने वाला त्योहार है। ठीक है। असम में बिहू और अंबुबाची उत्सव मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। वंगाला महोत्सव गारो जनजाति के द्वारा किया जाता है और फसल की कटाई के पश्चात किया जाता है। मिसी सलजोंग नामक स्थानीय देवता के सम्मान में किया जाता है। ठीक है। कह रहे कि मणिपुर में सनामही नामक स्थानीय देवता के सम्मान में मेइतेई जनजाति द्वारा चेरिया ओवा त्योहार मनाया जाता है। क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि मणिपुर में, ठीक है ना, मणिपुर में मेइतेई जनजाति के द्वारा चेरिया ओवा त्योहार मनाया जाता है। ये 3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के साथियों ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था, उस पीडीएफ को साथियों जरूर ले लेना। 49 रुपीज बहुत अधिक नहीं। अगर इन 49 में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो मैं कहूंगा कि इससे बेहतर बात साथियों कुछ नहीं हो सकती। क्योंकि साथियों मैंने ये नोटिस किया है, जो भी एग्जाम है, मैं स्पेशली एसएससी जीडी की बात नहीं कर रहा, रेलवे का कोई एग्जाम हो गया, एसएससी का कोई एग्जाम हो गया, एग्जामिनर अब ये करने लगा है, बहुत अधिक मेहनत नहीं करता है, नए नए क्वेश्चंस नहीं तैयार करता है। जो साथियों उसने प्रीवियस ईयर शिफ्ट तैयार की थी, यानी कि पिछले सालों में साथियों उसने जो शिफ्ट तैयार की थी उसमें से क्वेश्चंस वो उठा रहा है। डिक्टो क्वेश्चन मैथ के उठा रहा है, डिक्टो क्वेश्चन रीजनिंग के उठा रहा है। तो अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं कि भैया जो पिछली शिफ्ट में क्वेश्चन है उनका आपको सभी का सॉल्यूशन मिल जाए, हिंदी का, जीके जीएस का, रीजनिंग मैथ का, तो ये वाली पीडीएफ आपके काम की है। दूसरी पीडीएफ आपको जो दी जा रही है वो साथियों 10 मॉडल पेपर दी जा रही है। मैं कहूंगा इसमें जो सबसे शानदार कॉन्सेप्ट है मैथ और रीजनिंग के वो सब कवर किए गए। अरे भाई हिंदी जीके इसमें भी होगी, हिंदी जीके इसमें भी होगी, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों तीसरी पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की दी जा रही है, तो इसको जरूर लीजिएगा। मैं कहूंगा ये तीनों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 49 रुपए में आपको दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों उसका लिंक है, वहां से आप लोग इन पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है ना। टारगेट सिलेक्शन आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां से आपको साथियों ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एग्जाम तक अगर आप कंटिन्यूअसली साथियों पढ़ाई करते रहते हैं तो मैं कहूंगा
हर सब्जेक्ट पर कमांड आपकी पूरी करवा दूंगा। और जब सब्जेक्ट पर कमांड हो जाती है तो सवाल कहीं से भी एग्जामिनर पूछता है, बहुत आराम से उसको किया जा सकता है। उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी 2025 के प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जब आप साथियों उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वीडियोस ओपन हो जाएंगी हमारी पिछली, उन सभी वीडियोस को भी देख लेना, क्योंकि वो आपकी बुनियाद को मजबूत कर डालेंगी सभी वीडियोस, ठीक है ना। तो इस वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।